नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बेटा सुरेश, कहीं दूसरे बच्चों की तरह तुम हमें भूल तो नहीं गए हो? जब तक हम हालचाल नहीं पूछते तुम फ़ोन भी नहीं करते हो। तुम्हारी माँ कह रही थी कहीं हमारे इकलौते बेटे ने हमें छोड़ तो नहीं दिया। देखो, अपनी माँ की शंका को दूर करो और कुछ रोज़ के लिए आ जाओ। बच्चों से मिले हुए भी कितना समय हो गया। नरेंद्र जी अपने बेटे सुरेश से कहते हैं। सुरेश बोला, पापा, इन्हीं सब कारणों से मैं बोला था कि रिटायरमेंट के बाद शहर में घर ले लेते हैं। आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब देखिए, मैं किराए के मकान में रह रहा हूँ और आप गांव में रह रहे हैं। मैं काम धंधा छोड़कर कितना बार गांव आऊँगा। बच्चों के ट्यूशन, स्कूल होते हैं, वो छोड़ना नहीं चाहते। अब आप बताइए, मैं बेटे का फ़र्ज़ निभाऊं या पिता और पति का फ़र्ज़ निभाऊं? नरेंद्र बाबू एक पल को चुप हो गए, फिर बोले, बेटा, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं कभी पति और पिता था ही नहीं। आखिर हमने ये सब कैसे मैनेज किया था? मानता हूँ तुम्हारी जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं, तो क्या तुम अपने माता पिता को भूल जाओगे? सुरेश बोला, ठीक है पापा, मैं शनिवार को आता हूँ, पर मैं अकेला आऊँगा और इस परेशानी का कोई हल निकालते हैं, क्योंकि बार बार आना जाना अब मुझे संभव नहीं होगा। इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया। जैसे ही सुरेश ने फ़ोन रखा, उसकी पत्नी अमिता बोली, क्या बात हो गई? क्या बोल रहे थे ससुर जी? सुरेश ने सारी बात बताई तो अमिता बोली, फिर आपने क्या सोचा है? क्या उन्हें यहाँ लाकर रखेंगे या आप वहाँ जाकर रहेंगे? क्योंकि मैं और मेरे बच्चे तो गांव जाने से रहे, तो सोच समझकर फैसला करना। सुरेश बोला, तुम तो मुझे और दुविधा में डाल देती हो। मैं कब बोला कि वहाँ जाकर तुम सबको रहना होगा? पर इस परेशानी का कोई तो हल निकालना होगा, क्योंकि गांव में क्या है ये सब पापा ही जानते हैं। कल को अगर उन दोनों को कुछ हो गया तो मुझे तो मालूम भी नहीं कि गांव में कितनी संपत्ति है। यही सब सोचते हुए सुरेश मन में योजना बनाता हुआ दफ्तर के लिए निकल गया। 2 दिन बाद सुरेश अपने गांव पहुंचा। बेटे को देखकर माता पिता की आंखों की चमक उनकी खुशी बयां कर रही थी। माँ ने आगे बढ़कर बेटे को गले से लगाया तो सुरेश बोला, माँ, ये क्या कर रही हो? ये देखो, आपके हाथ कितने गंदे थे, मेरे पूरे कपड़े खराब हो गए। सुरेश की माँ कमला जी बोली, मेरे लाल, धरती माता की धूल से कपड़े गंदे नहीं बल्कि पवित्र हो जाते हैं। तुम्हें याद है जब तुम मिट्टी में खेलकर आते और मेरे आंचल से अपना चेहरा पोंछते थे? सुरेश बोला, तो क्या आप मुझसे उसका बदला ले रही हो? नरेंद्र बाबू बोले, कमला, तुम्हारा बेटा अब बच्चा नहीं, बड़ा हो गया है। उसे अब तुम्हारे आंचल की नहीं, खुले आसमान की ज़रूरत है। तुम कुछ बना रही थी तो जाओ, इसके खाने पीने की कुछ व्यवस्था करो। कमला जी के जाते ही नरेंद्र बाबू बोले, बेटा, माँ के प्यार को कीमतों में तौला नहीं जाता है। एक तो तुम इतने दिनों बाद आते हो, उसके बाद ऐसा रूखा व्यवहार। सुरेश बोला, पापा, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, छोड़िए इन सब बातों को। पहले आप ये बताइए कि क्या आप दोनों ने तय कर लिया है कि आप गांव में ही रहेंगे? क्योंकि शहर में मेरा काम बढ़ता जा रहा है। परिवार के लिए वक्त बड़ी मुश्किल से मिलता है, फिर यहाँ आना संभव नहीं है। तभी कमला जी बेटे की पसंद की कढ़ी चावल और पकौड़े लेकर आए। सुरेश बोला, माँ, मैं इन चीज़ों को नहीं खाता। कमला जी का चेहरा उतर गया तो सुरेश बोला, ठीक है, अब मुंह मत बनाइए, लाइए, आपकी खुशी के लिए मैं खा लेता हूँ। कमला जी बड़े प्यार से बेटे को खाना परोसी। शाम में बरामदे पर बैठकर अपने घर के आसपास की हरियाली को देख रहा था। कमला जी उसके लिए चाय लेकर आए। सुरेश बोला, माँ, क्या ज़रूरत है गांव में अकेले रहने की? चलिए हमारे साथ वहाँ शहर में रहिएगा। कमला जी बोली, बेटा, अकेले तो मेरा भी मन नहीं लगता है। तभी नरेंद्र बाबू भी आए और बोले,
चलो तुम्हें तुम्हारी ज़मीन और खेती दिखाकर लाता हूँ। ये बात सुनकर सुरेश बहुत खुश हुआ। बोला, हाँ हाँ पापा, चलिए एक बार देखते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ है। आखिरकार मुझे ही तो उसका हिसाब लगाना होगा। नरेंद्र बाबू आश्चर्य से उसे देखने लगे, परंतु बेटे का साथ जरूरी समझा और उसे जमीन जितनी संपत्ति थी सबका ब्यौरा दिया। अगले दिन सुबह जब सब एक साथ बैठकर खा रहे थे तो कमला जी कांपते हाथों से खाना परोस रही थी। सुरेश बोला, पापा आप देख रहे हैं माँ की हालत, अब इनसे कोई काम हो पाता नहीं तो क्यों ज़बरदस्ती इन्हें गांव में रख रहे हैं। आप हमारे साथ चलो। मैं तो कहता हूँ सारी चीज़ों को बेचकर शहर में एक अच्छा सा मकान ले लेते हैं, फिर मेरा किराया भी बढ़ जाएगा और आप सबका साथ भी मिल जाएगा। बेटे के साथ रहने की बात सुनकर कमला जी के चेहरे पर खुशी आई और वो धीरे से नरेंद्र बाबू को बोली, जब बेटा खुद आगे बढ़कर हमें साथ रहने के लिए कह रहा है तो अब आप मान भी जाइए। यहाँ अकेले मन नहीं लगता है, वहाँ सबके साथ रहेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। नरेंद्र बाबू बोले, सुरेश, रोड के किनारे वाली ज़मीन की कीमत बहुत है, उसे बेच देता हूँ। खेती वाली ज़मीन और ये घर नहीं, क्योंकि उसी ज़मीन पर खेती करके कुछ गरीब किसान अपने परिवार का पेट भरते हैं। मैं उनके भूखे बच्चों के दुख का कारण नहीं बनना चाहता। सुरेश झट से मान गया, क्योंकि रोड के किनारे की ज़मीन लाखों की थी। उसने कहा, ठीक है, अगर आप इस टूटे फूटे मकान को नहीं बेचना चाहते तो रहने दीजिए, मगर वो किसान खेती का आधा पैसा तो हमें भिजवा देंगे। नरेंद्र बाबू बोले, हाँ हाँ, वो आधा पैसा हर साल हमें भिजवा देगा। सुरेश बोला, तो तय रहा, आप वो ज़मीन अच्छे दामों में बेच दीजिए। 15 दिन बाद का आपका टिकट मैं करवा कर भेज दूंगा। अपना ज़रूरी सामान लेकर शहर आ जाइएगा। देखते देखते एक शाम हो गई और सुरेश वापस चला गया। जब वो घर पहुंचा तो अमिता बोली, वहाँ बात क्या हुई, ये तो आपने मुझे बताया ही नहीं। सुरेश ने जब सारी बात बताई तो अमिता बोली, क्या वो लोग यहाँ आकर रहेंगे। सुरेश बोला, पूरी बात तो सुनो, अब तुम्हें इस किराए के मकान में रहने की ज़रूरत नहीं है। 15 दिन बाद हम अपना बड़ा सा घर ले लेंगे। पैसों का इंतज़ाम पापा करेंगे। उसी घर में एक छोटा सा स्टोर रूम देख लेना, जिसमें मम्मी और पापा भी रह लेंगे। अमिता ने पहले मुंह बनाया, फिर अपना घर होना सोचकर खुश हो गई। वो अपने पसंद का घर देखकर रखे और नरेंद्र बाबू को बोले कि सारा पैसा अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दे। पिता ने बेटे पर भरोसा करके पैसा भेज दिया और सुरेश ने घर अपनी पत्नी के नाम पर खरीद लिया। देखते ही देखते 15 दिन बीत गए। नरेंद्र बाबू पत्नी के साथ वहाँ से निकले तो सुरेश बोला, पापा मैं स्टेशन नहीं आ पाऊँगा, मैं घर का पता आपको लिखवा देता हूँ, आप रिक्शा करके आ जाइएगा। नरेंद्र बाबू को ये बात अच्छी नहीं लगी तो कमला जी बोली, हो सकता है हमारे आने की तैयारी कर रहा होगा इसलिए नहीं आया, चलिए चलते हैं। जब वो घर पहुँचे, अमिता ने बेमन से उनका स्वागत किया और उनका सामान छोटे से कमरे में रखवाया। नरेंद्र बाबू बोले, बहू क्या शहर के कमरे इतने छोटे होते हैं, इससे अच्छा तो गांव है। अमिता बोली, पापा जी जितना गुड़ डालेंगे उतना ही स्वाद मिलेगा, आपको क्या लगता है? आपके भेजे हुए पैसों से घर हो गया, हमने अपने जीवन भर की पूंजी लगा दी तब जाकर ये घर खरीदा है। कमला जी बोली, अरे बहू, इनकी तो मजाक करने की आदत है, कमरा छोटा हो या बड़ा सबका साथ ज़रूरी होता है। अमिता बोली, मम्मी जी ऊपर हमारा और बच्चों का कमरा है, नीचे ये आप लोगों का और एक गेस्ट रूम है, अब इससे ज़्यादा खर्च करने की हमारी औकात नहीं है। इतना कहकर अमिता चली गई। जैसे तैसे उस कमरे में दोनों ने अपना सामान रखा।
1-2 महीने बहुत आवभगत हुई। फिर एक रोज़ नरेंद्र बाबू कुछ दवाई के लिए सीढ़ियों से बेटे बहू के कमरे तक जा रहे थे, तो नौकर बोला, बाबूजी आपको जो चाहिए हमें बता दीजिए। मेम साहब ने कहा है नीचे से ऊपर कोई नहीं जाएगा। अगले दिन बेटा दफ्तर जाने लगा तो नरेंद्र बाबू ने नौकरों की कही हुई बात बताई तो सुरेश बोला, क्या गलत कहा उसने? ऊपर आपकी बहू रहती है, ऊपर जाकर आप क्या करेंगे? और फिर खाने को मिल ही जाता है। अभी मैं दफ्तर जा रहा हूँ, मेरे पास समय नहीं है। नरेंद्र बाबू जिस उम्मीद से बेटे के पास आए थे, वो उम्मीद टूटती हुई नजर आई। बहू अपनी दुनिया में रहती थी, पोते पोती कभी दादी दादा को झांकने भी नहीं आते थे। बेचारे खुले आसमान की रोशनी से निकलकर इस अंधेरे में कैद हो गए। जब कुछ बहू से कहते तो उल्टा सीधा जवाब मिलता। बेचारी कमला जी दुखी होकर कमरे में सिमट कर रह गई। ये रोज की बात हो गई थी। करीब 4 महीने बीत गए। दोनों को अब वो कमरा काटने को दौड़ता था। एक रोज़ अमिता सुरेश से बोली, आप तो जानते हैं मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान हूँ। उनकी जो भी संपत्ति है मुझे ही मिलेगी, तो मुझे उन्हें यहाँ रखना होगा। सुरेश बोला, ये कैसे संभव है? माँ और पापा के साथ उन्हें यहाँ कैसे रखेंगे? अमिता बोली, अब इसका उपाय आप ढूंढो। ऐसा क्यों नहीं करते, इन्हें किसी वृद्ध आश्रम में रख दो, क्योंकि उनके पास अब है क्या? माँ बाप के पास अभी करोड़ों की संपत्ति है। हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित है, सोच लो, वरना मैं अपने बच्चों को लेकर उनके पास चली जाऊंगी। एक रोज़ नरेंद्र बाबू अपनी परेशानी सुरेश से बोले तो सुरेश, पापा शहर में तो ये दिक्कत होती ही रहती है। मैंने एक नया घर देखा है, वहाँ आपको संगी साथी भी मिलेंगे और खुली जगह भी मिलेगी। कमला जी बोली, तुम लोग भी हमारे साथ रहोगे? सुरेश बोला, माँ मुझे ऑफिस के काम से कुछ साल के लिए बाहर भेजा जा रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को वहाँ शिफ्ट कर देता हूँ। मैं आता जाता रहूँगा। यहाँ अमिता और बच्चों को भी दिक्कत नहीं होगी, वहाँ आपको दिक्कत नहीं होगी। माँ बाप ने आंख मूंद कर बेटे पर भरोसा किया। अगले दिन बेटा दफ्तर से लौटा और उनका सारा सामान बांधने लगा। नरेंद्र बाबू ने शक की दृष्टि से देखा तो सुरेश बोला, बार बार यहाँ सामान लेने के लिए आइएगा तो बेकार में अमिता से मनमुटाव होगा। रात के 9 बजे सुरेश उन्हें वृद्ध आश्रम में ले गया। आसपास घोर अंधेरा था, वो लिखा हुआ पढ़ नहीं पाए। सुरेश उनको पैसे देकर बोला, पापा ये ऑफिस में पैसे जमा करवा दीजिए, मैं आपका बाकी का सामान लेकर आता हूँ। मैनेजर ने उनका नाम पता सब कुछ लिखा। कुछ देर बाद वो बोले, मेरा बेटा अभी तक नहीं आया, मैं देख कर आता हूँ। मैनेजर हंसकर बोला, नरेंद्र बाबू, वृद्ध आश्रम में बच्चे माँ बाप को जब छोड़ जाते तो लौटकर वापस नहीं आते हैं। उसकी बात सुनकर नरेंद्र बाबू और कमला जी के पैरों से जमीन खिसक गई। कमला जी रोकर बोली, हमारे अपने ही खून ने हमें धोखा दिया है। हमें खुली जगह में रखने का वादा कर वृद्ध आश्रम में छोड़ गया। क्या इसी दिन के लिए हमने अपने बच्चों को घर दिया ताकि वो बुढ़ापे में अपने माँ बाप को वृद्ध आश्रम में छोड़ जाएं? नरेंद्र बाबू सब समझ गए। कमला जी का रो रो कर बुरा हाल था। जब सुबह हुई तो अपने जैसे कितने ही लोगों को देखकर नरेंद्र बाबू कमला जी को बोले, देखो कमला, एक हम अकेले नहीं जिनके बच्चों ने उन्हें छला हो। कितने ही माँ बाप ऐसे हैं जो अपने ही बेटे बहू के हाथों से ठगे गए हैं। धीरे धीरे समय बीता। नरेंद्र बाबू ये सोचकर संतुष्ट थे कि कम से कम रोज की जिल्लत की ज़िंदगी से यहाँ पराए लोगों के साथ अपनापन मिलेगा। उन्हें इस बात से खुशी थी
कि गांव की ज़मीन उन्होंने बेची नहीं थी, घर तो वहाँ भी था, पर अब वृद्ध आश्रम में ही रहना उन्होंने उचित समझा। अब हर साल गांव जाते और वहाँ से जो भी पैसे मिलते उससे वृद्ध आश्रम में रहकर अपना गुजारा करते थे। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? जिन बच्चों के लिए माँ बाप अपना पेट काट कर घर तैयार करते हैं, बदले में वो माँ बाप को वृद्ध आश्रम भेंट करते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं अगली कहानी में।